हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम पटेल। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रसायन विज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। अब इस वीडियो में हम द्रव्य की प्रकृति और उसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप अपने साथ में एक पेन और एक नोटबुक साथ में जरूर लें, और हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसको साथ में नोट करते जाइएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले तो हम देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इस सब के बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, मतलब जो हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? नंबर एक तो होता है द्रव्य, जिसे मैटर बोलते हैं, इसे हम पदार्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, एक तो द्रव्य हो गया और दूसरा है हमारा क्या? ऊर्जा, जिसे बोलते हैं एनर्जी। प्रत्येक वस्तु किससे बनी है? एक द्रव्य एक पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, और मानव शरीर है जो द्रव्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है? इन दोनों से बना होता है। एक तो द्रव्य और एक ऊर्जा, एक तो पदार्थ से बना होता है और एक किससे बना होता है? ऊर्जा से। अब द्रव्य को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? नंबर एक तो है हमारा भौतिक वर्गीकरण, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। जो द्रव्य है उसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। नंबर एक तो है आपका भौतिक वर्गीकरण, नंबर दो है रासायनिक वर्गीकरण, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन दो भागों में क्या किया गया है? इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब भौतिक वर्गीकरण है, जो भौतिक वर्गीकरण में तीन अवस्थाएं आती हैं। कौन सी है? नंबर एक तो है आपकी ठोस, जिसे सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था में जो उसके मतलब कोई पदार्थ है ना, पदार्थ के अवयवीकरण क्या होते हैं? बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक पदार्थ ले लिया और ये इसके क्या है? ये अवयवीकरण है, तो ये क्या होते हैं? बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? इनके बीच क्या करता है? आकर्षण बल कार्य करता है, जो क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रबल होता है, इसलिए कैसे होते हैं? ठोस। ठीक है, तो इनके कण क्या होते हैं? अत्यंत पास पास स्थित होते हैं, इस टाइप से। ठीक है, इसके कण क्या होते हैं? बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। दूसरा है द्रव, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड। तो लिक्विड के कण जो ठोस है, ठोस के कणों की अपेक्षा क्या होते हैं? थोड़े थोड़े दूर स्थित होते हैं, इस टाइप से। इसके कण इतने दूर लगभग होते हैं, इतने दूर स्थित होते हैं। जो द्रव्य है उसके कण क्या होते हैं? थोड़ी ठोस के अपेक्षा दूर दूर स्थित होते हैं, और इसके मध्य क्या करता है? दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है। जितना ठोसों के अणुओं के मध्य करता है, उससे दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है। किसके अणुओं के मध्य? द्रव्य के अणुओं के मध्य। उसके बाद है गैस। तो भाई गैस क्या है? अब गैस के जो कण हैं वो बहुत ही दूर दूर क्या होते हैं? स्थित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से वो प्रसरित होते हैं। ठीक है, इसके जो गैस के कण वो इस टाइप से स्थित होते हैं। किस टाइप से? जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, इस तरीके से। यहाँ इतने दूर दूर स्थित होते हैं इसके कण। ठीक है, तो जो द्रव्य है, हमने क्या क्या पढ़ा? जो ठोस के अणुओं के मध्य क्या होता है? बहुत ही प्रबल आकर्षण बल होता है, और द्रव के अणुओं के मध्य क्या होता है? ठोस की अपेक्षा दुर्बल आकर्षण बल होता है। और गैस है, तो गैस में क्या होता है? अत्यंत दुर्बल, मतलब बिल्कुल क्षीण आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो हमने तीन अवस्थाएं पढ़ी, इसके अतिरिक्त दो अवस्थाएं और हैं। ठीक है, जिसकी हम आगे बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तो होती है आपकी प्लाज्मा, एक जो होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा, और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। क्या होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये अवस्थाएं होती हैं किसकी? जो कोई भी द्रव्य है उसके भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ठीक है, जिनमें से ठोस, द्रव और गैस क्या है? प्रमुख हैं, और उसके अतिरिक्त दो अन्य अवस्थाएं। ठीक है, तो हम इतना पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण को भी कितने भागों में बांटा गया है? जो रासायनिक वर्गीकरण है उसमें पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से दो भाग हैं? सबसे पहले तो आपका है समांगी पदार्थ।
उसके बाद है विषमांगी पदार्थ। जो रासायनिक वर्गीकरण है उसमें पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले तो आपका आता है समांगी पदार्थ, जिसे बोलते हैं होमोजेनियस, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका विषमांगी पदार्थ, जिसे बोलते हैं क्या, हेट्रोजेनियस। तो दो भागों में बांटा गया है, एक तो समांगी और एक विषमांगी। जो समांगी होता है उसमें जो अवयवीकरण होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसे हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते। और जो विषमांगी पदार्थ होता है इसमें इनके कण थोड़ी बड़े बड़े होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, नगण्य आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो हो गए समांगी पदार्थ और एक विषमांगी पदार्थ। उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण को और दो भागों में बांटा गया है, एक है शुद्ध पदार्थ और एक है मिश्रण। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ होता है और एक होता है मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, और जो ये है मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिक्सचर। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक तो होता शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। अब उसके बाद है जो शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक तो होता है आपका क्या, तत्व, और नंबर दूसरा होता है यौगिक, ठीक है। जो तत्व होते हैं उनमें अवयवी घटक होते हैं ना, उनका संगठन होता है निश्चित। जिन अवयवों से मिलकर बना होता है वो क्या होते हैं, उनका संगठन क्या होता है, इनका संगठन होता है निश्चित। क्या होता है, निश्चित, ठीक है। और यौगिक हैं, तो यौगिक है ये तत्वों को मिलाकर ही बनाए जाते हैं। क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से। किससे बनता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलाकर क्या बनाया जाता है, यौगिक बनाया जाता है, ठीक है। अब जो तत्व है, तत्व को भी तीन प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक तो होता है आपका क्या, धातु, जिसे बोलते हैं हम मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। दूसरा है आपका अधातु, जिसे हम बोलते हैं क्या, नॉन मेटल। और उसके बाद है उपधातु, क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक धातु, नंबर एक क्या होता है, धातु, नंबर दूसरा होता है धातु, और नंबर तीन क्या होता है, उपधातु। इसे कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। तो धातु क्या है, आवर्त सारणी तो आपने पढ़ी होगी, कक्षा 10वीं में हम पढ़ के आए हैं आवर्त सारणी। तो उसमें क्या था, उसमें ये इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई थी, ठीक है। जो आवर्त सारणी उसमें टोटल 118 तत्व हैं, जिनमें से कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं और कुछ क्या हैं, उपधातु हैं, ठीक है। तो उसके बाद यौगिक है, यौगिक को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक तो होता है कार्बनिक यौगिक और नंबर दो होता है क्या, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या, वो क्या कहलाते हैं, देखिए पहले क्या होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद है क्या, कार्बनिक यौगिक, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत वे सभी यौगिक आते हैं जिनमें कार्बन उपलब्ध नहीं होता या फिर कार्बन उपस्थित नहीं होता। और कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत वे सभी यौगिक आते हैं जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। इनमें ये कार्बन उपस्थित होता है और इसमें क्या होता है, कार्बन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अब हमने शुद्ध पदार्थ को तो देख लिया कि कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, जो शुद्ध पदार्थ है उसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है तत्व, नंबर दो होता है यौगिक। अब तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है, एक तो धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अकार्बनिक यौगिक और एक तो कार्बनिक यौगिक, ठीक है। दो भागों में बांटा गया है यौगिक को। अब देखते हैं मिश्रण। तो मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में भी देखते हैं। तो मिश्रण को भी यहाँ पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक होता है समांगी मिश्रण और नंबर दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। मतलब जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। इन दो भागों में विभाजित किया गया है मिश्रण को। मिक्सचर है, जो मिक्सचर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में, जिनमें से एक तो आपका हो गया होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, मतलब सभी डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। द्रव्य से संबंधित सभी डाउट आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लें, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने आज।
सबसे पहले तो हमने क्या देखा, ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। नंबर 1 द्रव्य और नंबर दूसरा क्या है, ऊर्जा। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो होता है द्रव्य और एक होता है ऊर्जा। द्रव्य को बोलते हैं हम मैटर और ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। जो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या है, द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर ही बनी हुई। हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी किससे मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर ही बना हुआ है। ठीक है, अब द्रव्य को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 तो आपका हो गया भौतिक वर्गीकरण और नंबर दूसरा हो गया रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन और रासायनिक वर्गीकरण मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। अब भौतिक वर्गीकरण को हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। इसके अतिरिक्त भी 2 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब उसके बाद है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण क्या है, रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, नंबर 1 तो समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ। ठीक है, उसके अलावा भी रासायनिक वर्गीकरण में 2 और भाग हैं। कौन से, एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस और जो मिश्रण होता है उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, अब उसके बाद जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, नंबर 1 तो आपका है तत्व और नंबर दूसरा है यौगिक। ठीक है, तत्व मतलब एलिमेंट और यौगिक मतलब कंपाउंड। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है शुद्ध पदार्थ को, नंबर 1 क्या होता है तत्व, नंबर 2 क्या होता है यौगिक। ठीक है, अब जो तत्व है, तत्व को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या होता है आपका धातु, नंबर दूसरा अधातु और नंबर 3 क्या होता है उपधातु। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। ठीक, अब उसके बाद यौगिक है कंपाउंड। कंपाउंड को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका क्या होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता। और उसके बाद है कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। उसके बाद अब पढ़ा हमने क्या, मिश्रण। मिश्रण क्या कहलाता है, मिक्सचर। मिक्सचर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर और होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये सब हमने वर्गीकरण पढ़ा। अब इसके आगे हम इन सभी वर्गीकरण को, सभी की परिभाषाओं को बहुत ही विस्तार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं द्रव्य की प्रकृति। क्या है, द्रव्य की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की मतलब पदार्थ की प्रकृति या फिर द्रव्य की प्रकृति। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है इसके बारे में देखें थोड़ा सा। क्या होता है द्रव्य, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, जिसे इंद्रियों से क्या किया जाता है, अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो वायुमंडल में एक द्रव्यमान घेरे, मतलब एक स्थान घेरे और अपना स्वयं का एक द्रव्यमान रखती हो और जिसे हम इंद्रियों मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उनके द्वारा हम क्या कर सकें, अनुभव कर सकें। ठीक है, क्या कहलाती है, पदार्थ या फिर द्रव्य कहलाती है। ठीक, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। ठीक है, जो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं हैं, जो लकड़ी है, सीमेंट वगैरह, ये सब किससे बना होता है, किससे बना होता है, पदार्थ या फिर द्रव्य से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इनके कुछ उदाहरण देख लें। यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं। नंबर 1 तो आपका सीमेंट। सीमेंट भी क्या होता है, द्रव्य से मिलकर ही बना होता है, पदार्थ से मिलकर ही बना होता है। दूसरा है कांच। कांच भी पदार्थ से मिलकर बना होता है। पेपर, प्लास्टिक आदि द्रव्य या पदार्थ है, किंतु इनके विशिष्ट उपयोग के कारण इन्हें क्या कहा गया है, वस्तु या फिर मटेरियल कहते हैं। इनका उपयोग हम बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं, इसलिए इन्हें पदार्थ ना कहकर क्या कहा गया है, वस्तु या फिर मटेरियल कहा गया है। ठीक है, अब दूसरा देखें क्या है, द्रव्य या पदार्थ को देख सकते हैं, ऊर्जा को नहीं देख सकते। तो जो कोई भी द्रव्य है, पदार्थ है, जैसे सीमेंट हो गया, कांच हो गया, इनको तो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, लेकिन क्या आप एनर्जी को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, यह ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत आदि के रूप में होती है। जो एनर्जी होती है वो किन किन रूपों में होती है, नंबर 1 ऊष्मा, हीट। ठीक है, प्रकाश मतलब जो लाइट है, सनलाइट। ठीक, विद्युत मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, इन 3 रूपों में होती है क्या, ऊर्जा। इसलिए हम ऊर्जा को ना तो देख सकते हैं, ठीक है, ना तो हम ऊर्जा को छू सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम
द्रव्य तो हो गया, द्रव्य की परिभाषा पढ़ ली, द्रव्य के कुछ उदाहरण पढ़ लिए। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या, द्रव्य का वर्गीकरण। अब द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा करें तो द्रव्य को क्या किया गया है, दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक तो आपका होता है क्या, भौतिक वर्गीकरण। ऊपर हम देख चुके हैं क्या होता है भौतिक वर्गीकरण, जिसे बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। सामान्य ताप एवं दाब की परिस्थितियों में भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य के तीन रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं, तीन रूप हैं। नंबर एक होता है आपका ठोस, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड, ठीक। नंबर दूसरा होता है द्रव्य, जिसे बोलते हैं लिक्विड। और नंबर तीसरा क्या होता है, गैस, ठीक, जिसे हम बोलते हैं गैस ही बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तीन भागों में बांटा गया है, मतलब तीन अवस्थाएं हैं पदार्थ की। कोई भी पदार्थ है प्रकृति में, कोई भी पदार्थ है वो उनकी कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं। नंबर एक होता है ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। इसके अलावा भी अन्य दो अवस्थाएं हैं, ठीक है, उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या देखा हमने, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। नंबर एक है भौतिक वर्गीकरण और नंबर दूसरा हमने पढ़ा है क्या, रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में कोई भी पदार्थ है तो उसको क्या तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से कितने अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है, तीन अवस्थाओं में, ठीक है, जो है ठोस, द्रव और गैस। तो पहले ठोस अवस्था को पढ़ते हैं विस्तार से, ठीक। तो एक निश्चित आकार होता है, मतलब कोई भी ठोस है तो उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, वो स्वयं ही परिवर्तित नहीं होता। तो इसका आकार क्या होता है, ठोसों का आकार निश्चित होता है, ठीक। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ठीक है, तो इसकी सीमाएं क्या होती हैं, बिल्कुल निश्चित होती हैं। जैसे हमने कोई यहाँ पे पदार्थ, मतलब कोई पदार्थ का एक भाग बनाया तो इसमें क्या है, इसकी सीमा जो है ये यहीं तक सीमा क्या होती है, निश्चित होती है। अपने आप ना तो प्रसारित हो सकती है और ना ही क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। और इसका आकार भी निश्चित होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं निश्चित या फिर स्थिर आयतन होता है। इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है और स्थिर होता है, ठीक है। आयतन कभी परिवर्तित नहीं होता जब तक उसको क्या ना किया जाए, बाह्य रूप से बल लगाकर परिवर्तित ना किया जाए, ठीक। और इनकी संपीडिता नगण्य होती है, ठीक। संपीडिता मतलब कि उसको आप दाब लगाकर कितना कम कर रहे, तो इसको दाब लगाकर कम नहीं किया जा सकता। इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत पास पास स्थित होते हैं और बहुत ही प्रबल बंध के द्वारा ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके जो अणु हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत पास पास स्थित होते हैं और अत्यंत प्रबल बंध से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, जिस कारण हम इन्हें संपीडित नहीं कर सकते। मतलब इनको हम दबाकर या फिर कोई दाब लगाकर क्या नहीं कर सकते हैं, संपीडित नहीं कर सकते, ठीक है। ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। कठोर अर्थात इनको हम दाब लगाकर क्या ना कर सकें, इनके आकार में कोई भी परिवर्तन ना कर सकें या फिर आयतन में कोई भी परिवर्तन ना कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, दृढ़ कहलाते हैं, ठीक है। अब ठोस तो हो गए। अब उसके बाद देखते हैं हम द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या कहलाती है, जो द्रव अवस्था होती है इसमें क्या होता है, द्रव तरल होते हैं। तरल मतलब इनमें क्या होता है, बहने का गुण होता है, क्या होता है, उनमें बहाव होता है। तरल मतलब क्या होता है, इनके अणु जो होते हैं बहुत ही दूर दूर स्थित होते हैं ठोस की अपेक्षा। जैसे यदि ठोस की आकृति बनाई जाए तो किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से, ठीक है। जो ठोस की आकृति बनेगी वो बनेगी इस प्रकार से। इसके अणु क्या होंगे, अत्यंत पास पास होंगे। इस प्रकार से इसके अणु अत्यंत पास पास होंगे। और यदि ठोस की अपेक्षा हम क्या बनाएं, द्रव बनाएं, तो द्रव में देखिए, द्रव में क्या होता है, जो द्रव के कण होते हैं वो अत्यंत दूर दूर स्थित होते हैं। अत्यंत नहीं मतलब जो ठोस है उसकी अपेक्षा तो दूर दूर स्थित होते हैं, लगभग इसमें इतने दूर दूर स्थित होते हैं, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। और इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। इनके एक दूसरे के अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। ये किसका रेखा चित्र ये बना है, किसका, ठोस का, और ये है द्रव, ठीक है। तो द्रव में क्या होता है, द्रव में जो इनके कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर स्थित होते हैं और
जो द्रव है उनके अंदर, उनके कणों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा दुर्बल होता है। ठीक है, तो इनके बारे में और आगे देखें। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार लेते हैं। ठीक है, मतलब यदि कोई द्रव है, कोई द्रव का आकार स्थिर नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता। आप जिस द्रव, मतलब कोई भी द्रव है, किसी भी द्रव को आप जिस बर्तन में डालोगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, यदि आपने इसको क्या घनाभाकार बर्तन में डाला तो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे हो गया जल, तो जल को आप जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक, द्रव का निश्चित आयतन होता है, आयतन तो निश्चित होता है इनका। ठीक है, इनको हम संपीड़ित नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है, द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है, मतलब इनको बहुत ही कम संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब हम दाब लगाकर इनको क्या कर सकते हैं, कम पास कर सकते हैं इनके अणुओं को। ठीक है, मतलब संपीड़ित। अब संपीड़ित क्या होता है, संपीड़न का मतलब होता है उनको दाब लगाकर क्या किया जाए, उनके अणुओं को पास लाया जाए। तो इसमें यह क्रिया का होती है बहुत ही कम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो द्रव हो गया और ठोस, दोनों अवस्थाएं पढ़ ली आपने, एक तो पढ़ ली ठोस अवस्था और एक पढ़ ली द्रव अवस्था। उसके बाद देखते हैं हम क्या, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो गैसीय अवस्था है, गैसों में बहाव होता है। ठीक है, यदि आप किसी भी गैस को खुला छोड़ दें तो वह पूर्ण रूप से पूरे वातावरण में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। मतलब इसमें क्या होता है, बहाव का गुण तो होता है। ठीक, अब बहाव का गुण क्यों होगा, देखें, जो यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, किसी भी गैस का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा। उसका जो कण क्या होंगे, अत्यंत दूर दूर स्थित होते हैं, बहुत ही दूर दूर स्थित होते हैं इसके कण। और इन कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो लगभग नगण्य होता है। और यदि इन कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य, आकर्षण बल का मतलब वो एक दूसरे को खींच रहे, लेकिन जब आकर्षण बल नगण्य है मतलब एक दूसरे को आपस में नहीं खींचेंगे मतलब दूर दूर जाएंगे। इसलिए इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है। मतलब इन्हें क्या होता है, बहाव होता है। ठीक है, यदि आप किसी भी गैस को खुला छोड़ दें तो संपूर्ण वातावरण में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, अब गैसों में संपीड़न अधिक होता है तो हम गैसों को क्या कर सकते हैं, दाब लगाकर क्या कर सकते हैं, उसको, उनके अणुओं को पास ला सकते हैं। ठीक है, संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली देखते हैं जो हमारी घर में एलपीजी गैस आती है वो किस रूप में होती है, लिक्विड रूप में होती, लेकिन है क्या, गैस है। तो गैस को क्या किया जाता है, संपीड़ित करके द्रव के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती। ठीक है, मतलब यदि इसको खुला छोड़ दिया जाए तो यह फैल जाती है, मतलब इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता, गैस में भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है, पूर्ण रूप से क्या होती है, प्रसरित होती है। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, तो गैसों का कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन दाब बढ़ाकर इसका आयतन क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और दाब घटाकर इसका आयतन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जो गैसीय अवस्था तो हो गई। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या, हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी, एक तो ठोस, ठीक है, ये है ठोस, उसके बाद पढ़ा हमने द्रव, फिर क्या पढ़ा, गैस। ठीक है, अब भौतिक वर्गीकरण के बाद आपको आता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण क्या है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जो रासायनिक वर्गीकरण है उसमें भी पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक होता है समांगी पदार्थ और एक होता है विषमांगी पदार्थ। ठीक, कौन कौन से पदार्थों में बांटा गया है, 2 प्रकार के, एक समांगी और एक विषमांगी। ठीक, सभी प्रकार के द्रव्यों या पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, नंबर 1 तो समांगी और दूसरा विषमांगी। ठीक है, तो 2 भागों में इसको बांटा गया है यहाँ पर। अब आता है आपका समांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ क्या होते हैं, तो समांगी पदार्थ जिन्हें हम बोलते हैं होमोजेनियस मैटर, ऐसे पदार्थ जिनका संगठन क्या होता है, संगठन एवं गुण सभी प्रवस्था में रूप से समरूप होते हैं। मतलब आप कोई भी प्रवस्था ले लो, कोई भी परत ले लो, उसमें क्या होंगे, इनके जो समांगी पदार्थ हैं उनके संगठन या फिर उनके कण होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। अर्थात यदि आप एक कण के ऊपर दूसरे कण को रख दें तो पूर्ण रूप से उसको क्या कर लेगा, ढक लेगा। अर्थात क्या होते हैं,
इनके जो कण हैं वो एक दूसरे की किसी भी प्रवस्था ले लें, कोई भी प्रवस्था ले लें, उसमें क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्या कहलाते हैं? समांगी पदार्थ कहलाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करें, ऐसे पदार्थ जिसका संगठन क्या होता है, कंपोजिशन होता है, वो क्या होता है, संगठन एवं गुण सभी प्रवस्था में क्या होते हैं, रूप से समरूप होते हैं। मतलब क्या होते हैं, इनका रूप क्या होता है, समरूप होता है। ठीक, समांगी पदार्थ कहलाते हैं। इनके कण सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखे जा सकते, अर्थात जो कोई भी समांगी पदार्थ होता है, इनके कणों को आप साधारण रूप से या फिर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते। वो बहुत ही क्या होते हैं, नगण्य होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, सभी शुद्ध पदार्थ जैसे तत्व, यौगिक समांगी पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक, तत्व और यौगिक क्या है, समांगी पदार्थ के ही उदाहरण हैं। अब उदाहरण ले लें कुछ, कॉपर, हाइड्रोजन, लवण, जल आदि। ठीक, ये भी किसके उदाहरण हैं, किसके उदाहरण है, समांगी पदार्थ के। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं विलयन की। विलयन भी समांगी पदार्थ है। ठीक, इसी भांति वायु भी क्या है, विभिन्न गैसों का समरूप मिश्रण है। वायु भी क्या, विभिन्न गैसों का समरूप मिश्रण। ठीक है, उसके बाद समांगी पदार्थ तो हो गया। अब उसके बाद देखते हैं विषमांगी पदार्थ। ठीक है, विषमांगी पदार्थ क्या है, उनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। जो हमारे विषमांगी पदार्थ हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मैटर, क्या होते हैं, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन समान रूप से संपूर्ण भाग में वितरित नहीं होता। जो हमने ऊपर समांगी पदार्थ पढ़ा है उसकी विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, जो इसका संगठन होता है वो समान रूप से संपूर्ण भाग में वितरित नहीं होता है। कहीं पर उसका संगठन कोई अवस्था प्रदर्शित करेगा, कहीं पर कोई मतलब अलग अलग स्थान पर या फिर अलग अलग भाग में क्या होता है, अलग अलग संगठन होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। मतलब ऐसे मिश्रण या फिर ऐसे पदार्थ जिसका संगठन समान रूप से संपूर्ण भाग में वितरित नहीं होता, क्या कहलाते हैं, विषमांगी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इनमें दो अथवा अधिक प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, जो फेस होते हैं वो क्या होते हैं, दो या फिर दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक, विषमांगी मिश्रण के अवयवों को नग्न आंखों से अथवा सूक्ष्मदर्शी से, कैसे, नग्न आंखों से या फिर क्या, सूक्ष्मदर्शी से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नमक एवं शर्करा का मिश्रण। ठीक, आयरन, सल्फर, नमक का मिश्रण। ठीक है, और जो दूध है आदि विषमांगी मिश्रण है, किंतु क्या है, देखने में समांगी प्रतीत होते हैं। ठीक, देखने में तो समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन जब आप इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो इनके प्रत्येक कण पृथक पृथक प्रदर्शित होते हैं, मतलब पृथक पृथक दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे हो गया जो सूक्ष्मदर्शी से देखने में वसा स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक, वसा के कण क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब और आगे देखें, जो क्या है, धुआं, जो कार्बन के कण और वायु से मिलकर बना होता है, धुआं, और गन पाउडर जो कार्बन, सल्फर और किससे बना होता है, कार्बन, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बना होता है। कॉपर सल्फेट एवं रेत आदि भी क्या है, विषमांगी मिश्रण के ही उदाहरण है। ठीक है, या फिर विषमांगी पदार्थ के ही उदाहरण है। अब उसके बाद देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते। शुद्ध पदार्थ के बारे में भी हम चर्चा कर लें। क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ? जो शुद्ध पदार्थ होते हैं क्या, वे पदार्थ जो निश्चित संगठन रखते हैं। क्या रखते हैं, निश्चित संगठन। जैसे सोना, जल, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मतलब सोना, जल, जल क्या है, H2O है, इसका जो रासायनिक सूत्र हो क्या है, H2O। इसका संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु लिए जाएंगे प्लस ऑक्सीजन का 1 ही अणु लिया जाएगा, तभी आपको जल प्राप्त होगा। अन्यथा यदि आपने यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 अणु ले लिया और प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसके 2 अणु ले लिए, तो ये जो आपका संगठन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको ये अमान्य रहेगा, आपको कोई अन्य पदार्थ प्राप्त होगा या फिर अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए इनका क्या चाहिए, संगठन क्या चाहिए, निश्चित चाहिए। अर्थात वे पदार्थ जिनका संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, या फिर अवयवी घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सोना, जल, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ के ही
उदाहरण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम शुद्ध पदार्थ के गुण, क्या क्या गुण होते हैं शुद्ध पदार्थ में। क्या है, शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित या फिर स्थिर होता है। इसका संगठन कैसा होता है, निश्चित होता है या फिर स्थिर होता है, हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कॉपर जो Ag है, Au है, ठीक, गोल्ड और सिल्वर वगैरह ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है। जल है, ठीक, ग्लूकोज C6H12O6 आदि शुद्ध पदार्थ के ही उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद शुद्ध पदार्थों को उनके अवयवों में साधारण भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। अर्थात जो कोई भी आप शुद्ध पदार्थ लें, जैसे जल हो गया, तो जल के जो अवयवी कण है या फिर अवयवी घटक हैं उनको आप साधारण विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। उसमें आपको रासायनिक विधि प्रयुक्त लानी पड़ेगी, भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए NaCl। अब आप NaCl में से ऐसा नहीं कर सकते कि आपने NaCl निकाल के एक साइड रख दिया, मतलब NaCl में से आपने सोडियम निकाल के एक साइड रख दिया और क्लोरीन निकाल के एक साइड रख दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक, इसमें क्या कर सकते हैं हम, रासायनिक विधियों द्वारा ही इनको पृथक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सभी प्रकार के गुण संगठन पर निर्भर नहीं होता। ठीक, मतलब जो इसके सभी गुण है ना वो किस पर, संगठन पर निर्भर नहीं करते, बल्कि संयोग की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, किस पर निर्भर करते हैं, संयोग की प्रकृति पर, कि उसमें कितने अणु जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन से अणु जुड़े हुए हैं, इस पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे उदाहरण के लिए O2 और O3 है। ठीक, किस किस पर निर्भर करते हैं, आपने देखा है, केवल उनके गुणों पर निर्भर नहीं करते। ठीक, गुण संगठन पर निर्भर नहीं करते। फिर से एक बार रिवाइज करें, जो सभी प्रकार के गुण हैं, आप कोई भी शुद्ध पदार्थ लेंगे उसके सभी गुण सिर्फ संगठन पर निर्भर नहीं करते। ठीक, संगठन पर निर्भर नहीं करते, किस पर निर्भर करते हैं, साथ में संयोग की प्रकृति पर, कि किस प्रकार से संयोग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण है कि इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है शुद्ध पदार्थों को, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए क्या है शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इन्हें तत्वों एवं यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात जो शुद्ध पदार्थ है उसको क्या किया गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है जो क्या है, तत्वों और यौगिकों। ठीक, दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं तत्व एलिमेंट्स क्या हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। पदार्थ का वह सरल रूप जिसे अपघटित करके और अधिक सरल तथा समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। अर्थात पदार्थ का वह सरल रूप जिसे क्या कर सकते हैं, अपघटित करके या फिर और सरल नहीं बनाया जा सकता, अर्थात उसे तोड़कर और अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, कहलाता है तत्व कहलाता है। ठीक है, अथवा वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु विद्यमान हो उन्हें तत्व कहा जाता है, या फिर वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गंधक, तांबा, लोहा, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, तत्व के ही उदाहरण है। ठीक, इस समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 112 से भी अधिक हो गई है। ठीक है, तो 118 हो गई है अभी प्रेजेंट में, जिनमें से क्या है 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। जो 92 तत्व हैं वो क्या है, प्रकृति में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात इनका कहने का मतलब यह है कि जो हमारी आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें कुल मिला के 118 तत्वों की चर्चा की गई है। ठीक है, जिनमें से 92 तत्व क्या है, प्राकृतिक हैं, और जो बाकी अन्य तत्व हैं वो क्या है, कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित किए गए हैं, फिर कृत्रिम तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब तत्व के लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं फिर गुण होते हैं इनके।
ठीक है। तो देखते हैं तत्व के लक्षण निम्न है, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1, तत्व एक शुद्ध एवं सरल पदार्थ है, ठीक है, अर्थात ये तो बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई और अशुद्धि नहीं पाई जाती। दूसरी बात, सरल पदार्थ है, इसे हम और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते या फिर और सरल पदार्थ में विभक्त नहीं कर सकते, अत्यंत सरल होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। यदि कोई भी तत्व ले लें आप तो उसमें क्या होते हैं? एक ही प्रकार के, क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, या फिर कोई भी तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक। तत्व को रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित नहीं किया जा सकता, ठीक। जो रासायनिक विधियों द्वारा इसे क्या है? अपघटित नहीं किया जा सकता, ठीक। जो तत्व है उसको हम किसी भी विधि द्वारा, ना तो भौतिक और ना ही रासायनिक, क्या कर सकते हैं? सरल पदार्थों में नहीं बांट सकते, या फिर तोड़ नहीं सकते, या फिर हम बोले तो क्या, अपघटित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 मुख्य गुण हैं तत्व के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ में जो अध्ययन कर रहे हैं ना, उसके नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा, ताकि आपको आगे जो रिवीजन करने में कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप साथ में एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर साथ में लेकर बैठें, जिससे आपके क्या है, नोट्स प्रिपेयर होते जाएंगे, ठीक है। तो तत्वों का वर्गीकरण देखें। अब आपने तत्वों के गुण तो देख लिए, कौन कौन से गुण हैं, तत्व की परिभाषा भी देख ली। अब क्या देखते हैं? तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो रसायनज्ञों ने गुणों के आधार पर मोटे तौर पर तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 तो होता धातु, मेटल्स, दूसरा होता अधातु, नॉन मेटल्स, तीसरा होता है उपधातु, जिसे हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात जिसमें ऊष्मा भी प्रवाहित हो जाती है और विद्युत भी प्रवाहित हो जाती है। सुचालक मतलब जो किसी भी, जैसे कोई भी ऊर्जा है, ऊर्जा का क्या करे? पूर्ण रूप से चालन करे, ठीक। क्या कहलाता है? सुचालक कहलाता है। तो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें से ऊष्मा भी प्रवाहित हो सकती है और विद्युत भी प्रवाहित हो सकती है, तथा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। यदि अपन इनको नॉर्मल टेम्परेचर में देखें तो कौन सी अवस्था में प्राप्त होते हैं? क्या होते हैं? सामान्य ताप पर, ये ठोस अवस्था में ही मिलेंगे। यदि आप नॉर्मल टेम्परेचर में देखें, अपने आप साधारण रूप से देखते हैं तो कोई भी तत्व है वो हमें किस प्रकार प्राप्त होता है? ठोस अवस्था में ही प्राप्त होता है। तथा जो आघातवर्ध और तन्य है, जो क्या होते हैं? आघातवर्ध भी होते हैं और तन्य भी होते हैं। आघातवर्ध मतलब हम इनको क्या कर सकते हैं? पीटकर पतली चादर के रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। आघातवर्ध का मतलब होता है उसे पीटकर पतली चादर के रूप में बदल देना, ठीक है। और तन्य का मतलब होता है हम उसको क्या कर सके? खींचकर कितना भी लंबा कर सके, ठीक है। तो क्या होता है? उसका तन्यता का गुण होता है। तो जो धातु होती हैं उनमें आघातवर्ध और तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक, धातु कहलाते हैं। फिर से एक बार इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छे से देखें, क्या कहलाती है? देखो, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं तथा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं, तथा क्या है? जो आघातवर्ध और तन्य है, धातु कहलाते हैं। अर्थात वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, ठीक, तथा सामान्य ताप पर वो क्या होते हैं? ठोस अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं। और क्या होते हैं? जो आघातवर्ध भी होते हैं और तन्य भी होते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे चांदी, सोना, लोहा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आघातवर्ध भी होते हैं और तन्य भी होते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, ठीक है। क्या है? सबसे अधिक तन्य धातु है, ठीक है। उसके बाद देखें हम क्या, अधातु। अधातु क्या है? जो सोना होता है हम उसको 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अर्थात सोना बहुत ही अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है सोना, ठीक। अब अधातु के बारे में चर्चा करें। क्या है धातु? नॉन मेटल्स बोलते हैं जिन्हें। वे तत्व जो धातु के गुण प्रदर्शित नहीं करते, ठीक, अधातु कहलाते हैं। धातु के गुण अर्थात जो ना तो आघातवर्ध हो, ठीक, ना ही तन्य हो, और क्या है? जो विद्युत का और ऊष्मा का चालन ना करें, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं, ठीक है। वे तत्व
जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते, ठीक, तथा आघात वर्ध और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। वे तत्व जो धातु के गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते, ठीक है, जो धातु के गुण प्रदर्शित नहीं करते, क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन, ये सब क्या करते हैं? अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं कर पाते, ठीक है। इनमें S8P4I2 ठोस होते हैं, ठीक है। जो सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन है वो सब क्या होते हैं? ठोस रूप में पाए जाते हैं। और जो ब्रोमीन है वो क्या है? द्रव के रूप में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उपधातु, जिन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये ऐसे तत्व हैं जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के कुछ गुण पाए जाते हैं। मतलब ऐसे तत्व जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। देखें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी और बिस्मथ और टिन, ये सब क्या है? उपधातु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमने तत्वों के बारे में पढ़ा। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक हो गया फर्स्ट नंबर का आपका है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा क्या है? उपधातु, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यौगिक। अब देखिए यौगिक क्या होते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड्स बोलते हैं। यौगिक क्या होते हैं उनके बारे में देखें। वे पदार्थ जिन्हें 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित किया जा सकता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिन्हें 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में क्या किया जा सके? तोड़ा जा सके या फिर विभक्त किया जा सके, क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अथवा एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संगठित पदार्थों को क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं, ठीक है। या फिर एक या एक से अधिक तत्वों के मिश्रण को हम क्या बोल सकते हैं? यौगिक बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, ठीक है। क्या होता है? NaCl होता है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सब क्या है? यौगिक ही हैं। जैसे जल हो गया H2O, ये भी क्या है? यौगिक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? यौगिक के अंतर्गत, जिन्हें क्या कर सकते हैं हम? 2 या 2 से अधिक सरल भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे NaCl हो गया, तो NaCl को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एक तो Na मतलब सोडियम और एक क्लोरीन। CO2 है तो इसको भी हम कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में तोड़ सकते हैं। H2O है तो H2O को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यौगिक हो गया। यौगिक को भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है या फिर किया गया है। कौन कौन से होते हैं? एक तो अकार्बनिक और कार्बनिक। अब यौगिकों की विशेषताएं देखें, क्या क्या विशेषताएं हैं यौगिकों की। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? यौगिक प्राप्त होते हैं। तथा समांगी होते हैं। ये कौन से मिश्रण होते हैं? समांगी होते हैं, ठीक है। दूसरा है यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात के द्वारा ही ये क्या होते हैं? संयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई भी यौगिक ले लिया, जैसे हमने लिया H2O, तो H2O में हाइड्रोजन का 2 अणु होंगे और ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे? 1 अणु होंगे। अर्थात यदि आपको जल का यौगिक बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? आपको 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु लेना होगा, जिसके योग से हमें क्या प्राप्त होगा? H2O प्राप्त होगा, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। अब जैसे आपने H2O बनाया तो H2O में ना तो हाइड्रोजन का गुण है और ना ही ऑक्सीजन का है। ये जो यौगिक बनेगा इसमें इन दोनों से अलग गुण होंगे, ठीक है। अब यौगिक के घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जो सरल विधियों हैं उनके द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, इसे हम रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक कर सकते हैं, ठीक है। और रासायनिक यौगिक के बनने पर ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत के रूप में ऊर्जा उत्पन्न या अवशोषित होती है। जब इनमें रासायनिक यौगिक मतलब इन यौगिकों का निर्माण होता है तो ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है या फिर अवशोषित होती है, या फिर ऊर्जा का क्या करते हैं? शोषण करते हैं, ठीक है।
देखिए यौगिकों के कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, जल CO2, SO2, H2SO4, HCl, NaOH जो कास्टिक सोडा होता है, ठीक, KOH कास्टिक पोटास, और वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। ये सब क्या है, ये सभी किसके उदाहरण हैं, यौगिकों के उदाहरण हैं। NaCl जो NaSCO3 ये सब किसके उदाहरण हैं, यौगिकों के उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद यौगिकों के प्रकार देखते हैं। दो प्रकार होते हैं यौगिकों के, एक तो होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। दो भागों में बांटा गया है इनको, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। तो इनमें मुख्यतः कार्बन होता है, मतलब वे यौगिक जो कार्बन के द्वारा निर्मित होते हैं या फिर जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये मुख्यतः जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। किन से प्राप्त किए जाते हैं, जंतुओं और पौधों से। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, हार्मोन्स, विटामिन, मोम, प्रोटीन्स, ठीक, तेल, वसा आदि, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और अब अकार्बनिक यौगिकों के बारे में चर्चा करते हैं, जिन्हें बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये सभी ज्ञात दो अथवा अधिक तत्वों से बने होते हैं, ठीक है। इनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता, ठीक। जैसे ये सामान्यतः क्या होते हैं, खनिजों एवं चट्टानों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उदाहरण धातु एवं उनके यौगिक, ठीक, सभी गैसें, मार्बल, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, ये सब किससे प्राप्त होते हैं, हमें खनिजों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। खनिज, चट्टानों, ठीक है, विभिन्न प्रकार की सेलों के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यौगिकों का वर्गीकरण तो कर लिया, अब आ जाता है आपका मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण के बारे में भी हम चर्चा करें, ठीक है। अभी तक हम बहुत से टॉपिकों के बारे में बहुत सी डिटेल से हमने चर्चा की है, अब मिश्रण के बारे में भी देखते हैं मिश्रण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मिश्रण जिसे बोलते हैं मिक्सचर, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी क्रम अथवा किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। अर्थात आप दो या दो से अधिक यौगिकों या फिर तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला दें, ठीक, किसी भी अनुपात, कोई भी अनुपात चलेगा, क्या कहलाता है, इस प्रकार जो पदार्थ निर्मित होता है या फिर पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। तो यौगिक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में, निश्चित होना आवश्यक नहीं है, क्या है, अनिश्चित अनुपात में प्राप्त होता है या फिर अनिश्चित अनुपात में जोड़ने पर प्राप्त होता है या फिर मिलाने पर प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण जिसे हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण के अवयव आपस में इतनी अच्छी तरह से मिले हुए होते हैं कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, ठीक है। मतलब समांगी मिश्रण वे मिश्रण कहलाते हैं जिनके अवयवीकरणों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। ऐसे नमूने की संरचना एक समान होती है, मतलब इसका यदि कोई भी कण ले लिया जाए तो उनकी संरचना कैसी होती है, बिल्कुल एक समान होती है, ठीक है। तथा घटकों के पृथक्करण की सीमा नहीं दिखाई देती। इसमें जैसे हमने कोई भी बर्तन लिया या फिर कोई भी बीकर, फ्लास्क वगैरह लिया, तो इसमें हमने कोई भी मिश्रण ले लिया, ठीक है, मिश्रण नहीं, हम सॉरी क्या बोलना चाह रहे, हाँ, मिश्रण, समांगी मिश्रण लिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी, जैसे कोई दो अणु हैं, दो कण हैं से यहाँ पर स्थित हैं, तो इनकी जो पार्थक्य रेखा नहीं दिखाई देती, ठीक है। मतलब हम इसको देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा अणु कहाँ स्थित है और इनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, ठीक है। तो इनकी पार्थक्य रेखा को हम नहीं बता सकते, ठीक है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है, ठीक है। समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं, ठीक, जैसे हवा, पेट्रोल, ठीक, समुद्री जल और पीतल, ये सभी क्या है, समांगी मिश्रण के ही उदाहरण हैं। अब समांगी मिश्रण के बाद हम देखते हैं क्या, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है, जिसे हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस
मिक्सचर, ठीक। तो क्या है बिस्मांगी मिश्रण? वह मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? वह मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है जिसमें एक समान संगठन नहीं होता। क्या नहीं होता? एक समान संगठन नहीं होता। विभिन्न घटकों की पृथक्करण की सीमा दिखाई देती है। दो घटक हैं, उनके बीच पृथक्करण रेखा दिखाई देगी, पृथक्करण की सीमा दिखाई देगी, ठीक है। इनकी घटकों को नगण्य आंखों या फिर नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। और इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देख सकते हैं। हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो क्या है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो हम देख ही सकते हैं, साधारण सी बात है। उदाहरण के लिए बालू तथा लोहे का बुरादा, ठीक। रेत और पानी का मिश्रण हो गया, तेल और पानी का मिश्रण है, ठीक है। तेल और पानी के मिश्रण को हम साधारण रूप से देख सकते हैं, ठीक है। उनके कण कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ठीक। उनकी पार्थक्य रेखा भी देख सकते हैं हम कि कहाँ पर तेल है और कहाँ पर पानी है, ठीक है। तो हमने मिश्रण के बारे में भी बहुत ही विस्तार से पढ़ा है यहाँ पर, ठीक। मिश्रण के बारे में चर्चा की, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। उनके उदाहरण को भी पढ़ा बहुत ही अच्छे से। अब देखते हैं मिश्रण की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं मिश्रण की, ठीक। सबसे पहला तो मिश्रण में उसके अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, मतलब ये इनके अवयव अनिश्चित अनुपात में भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मिश्रण में उसके अवयवों के मिले जुले गुण होते हैं, ठीक है। अवयवों के कैसे होते हैं? लगभग मिले जुले गुण होते हैं, ठीक। तीसरी बात है, प्रायः उनका संगठन समांग क्या नहीं होता? समांग नहीं होता। मतलब जो मिश्रण है उसका प्रायः जो संगठन है वो क्या नहीं होता? समांग नहीं होता। मिश्रण के घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने रेत और जल का मिश्रण लिया तो हम उसको छान कर भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब मिश्रण के बाद देखते हैं मिश्रण और यौगिकों में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लगभग 10वीं और 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं में पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो इनमें अंतर देखें। सबसे पहला क्या है? दो या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। और दो या अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाकर क्या बनाया जाता है? या फिर निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक क्रिया कराने पर बनता है। ये मिश्रण है वो दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, और जो यौगिक है वो दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, ठीक है। यह समांगी और विषमांगी हो सकता है। यह सदैव कैसा होता है? समांगी प्रकृति का होता है, ठीक। दूसरी बात, मिश्रण के गुण उसके संघटक पदार्थों के औसत गुण होते हैं, मतलब लगभग इसके संगठन पदार्थों के ही गुण होते हैं, ठीक है। अब और यौगिक के गुण उसके संघटक तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। उसके संघटक तत्वों के गुणों के क्या होते? समान नहीं होते, अर्थात भिन्न होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं चौथा क्या है? मिश्रण के संघटक पदार्थों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक के संघटक तत्वों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इसके लिए रासायनिक विधियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब पांचवा है, विषमांगी मिश्रण बनाते समय कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, ठीक। किंतु समांगी मिश्रण बनाते समय ऊष्मा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण होता है। जब हम समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसमें कोई ऊर्जा का जब हम विषमांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसमें ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता, और जब हम समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है या फिर अवशोषित होती है, ठीक है। और यौगिक के बनने में उच्च ऊर्जा परिवर्तन होता है, ठीक है। ऊर्जा परिवर्तन होता है इसमें, या तो फिर ऊर्जा कम की जाएगी या फिर अधिक की जाएगी, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा? आज जो पढ़ा हमने उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो ब्रह्मांड है उसके बारे में पढ़ा कि ब्रह्मांड को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया। नंबर एक तो होता है द्रव्य और दूसरा होता है ऊर्जा। अब जो द्रव्य है, द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थ को भी दो भागों में बांटा। नंबर एक होता है जो पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? एक तो भौतिक वर्गीकरण हो गया, एक तो रासायनिक वर्गीकरण हो गया, ठीक है। अब भौतिक वर्गीकरण में हमने क्या पढ़ा? पदार्थ की अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अब भौतिक वर्गीकरण में तो 5 अवस्थाएं पढ़ी हमने,
ठीक, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन में भी हमने उसके बारे में पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन होता है, वर्गीकरण होता है, उसमें कितने भागों में बांटा गया है, इन सब के बारे में हमने आज बहुत ही डिटेल से चर्चा की। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो हम इस अध्याय के आगे के टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है,